हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार सेशन में। आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट सेशन। कह सकते हैं कि आपको एग्जाम से रूबरू कराना, एग्जाम के छोटे बड़े पहलुओं से रूबरू कराना, यह मकसद है मेरा। तो इस तरह से आज मैं आपके सामने लेके आया हूं इंश्योरेंस एग्जाम का एक बहुत बड़ा पहलू। इंश्योरेंस एक ऐसा एग्जाम होता है जहां पर जनरली आप परेशान हो जाते हैं कि यार इसमें क्या क्या पढ़ना है, इंश्योरेंस एग्जाम कब आते हैं, क्या क्या पोस्ट होती है। तो आज का जो वीडियो है वो कुल मिला जुला के इंश्योरेंस को डेडिकेट कर रहा हूं। बैंकिंग का वीडियो आपने देखा होगा, आपको मजा आया होगा, आपने बाकी सारे एसएससीज देखा होगा, आपने रेलवेज देखा होगा। अब जरा बात कर लें किसकी, इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस सेक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करें तो। ठीक है, तो चला शुरू करते हैं। इंश्योरेंस में कैसे है, क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन चलने से पहले एक बात जरूर याद रखिएगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हो सकती है। ठीक है, तो चलिए जरा शुरू करते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन से एग्जाम्स आते हैं बेसिकली, और कौन से एग्जाम्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, अगर बात करूं मैं इंश्योरेंस के एग्जाम की, तो इंश्योरेंस बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। जैसे बात करें इसकी एलआईसी की, ईएसआईसी, एनआईएसीएल, एनआईसीएल, ओआईसीएल, यूआईआईसी, इरडा, ये इतने सारे एग्जाम्स होते हैं। लेकिन अगर बात करो इतने सारे एग्जाम्स की, तो इनमें से कुछ एक एग्जाम्स हैं जो बहुत रेलेवेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपके ये हैं, ये ऊपर के जो चार हैं, इनमें रेगुलर वे में वैकेंसीज आती रहती हैं। तो बात मैं इन चारों की करूंगा, और बाकी जो नीचे के दो हैं या तीन हैं, इनमें वैकेंसीज मतलब अनप्रेडिक्टेबल रहती हैं, आती भी हैं, नहीं भी आती हैं। तो ज्यादा फोकस हमारा इन पे होना चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसीज आपको बहुत बड़े पैमाने पे देता है और हर साल देता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर साल देता है। ठीक है ना, चलिए तो एक एक करके बात करते हैं। जरा सा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी के बारे में अगर बात कर लें, देन व्हाट इज एलआईसी। जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, आपने टैगलाइन बहुत ही चर्चित सुनी होगी। तो ये जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना है तो आपके लिए क्या क्राइटेरियाज होनी चाहिए, जरा उस पर बात कर लें। तो इंश्योरेंस एग्जाम एलआईसी की बात करें तो एलआईसी जो है वो बहुत पुराना ब्रांड है, और एलआईसी के अंदर आप देख सकते हैं दो एग्जाम्स आपको कंडक्ट मिलते हैं। एक होता है डबल एओ का और एक होता है हमारा एडीओ का। ठीक है, डबल एओ और एडीओ के यहां पे पोस्ट होती, बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है, और ये बहुत ट्रस्टवर्दी ब्रांड है। आप इससे जुड़ के अपना करियर संवार सकते हैं। दो तरह की पोस्टें आती हैं यहां पे, इन दोनों के बारे में बताऊंगा क्या क्राइटेरियाज होती हैं। तो उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करने के लिए आपको क्या पढ़ना होता है वो मैं प्रॉपर आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अब अगर बात करें यहां पर डबल एओ और एडीओ के लिए क्या क्या आपको करना होता है, क्या क्या क्राइटेरियाज आपको फॉलो करनी होती है, तो जरा एक एक करके समझिएगा। यहां पे एक एक करके समझिएगा। मैं यहां पे डबल एओ और एडीओ की बात कर रहा हूं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और एडीओ मतलब कि आपका डेवलपमेंट ऑफिसर की बात करेंगे। तो इनके लिए आपको जो क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो क्वालिफिकेशंस आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। भारत में आपके कह सकते हैं कि 90% एग्जाम्स जो होते हैं वो ग्रेजुएशन पे होते हैं। तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट अगर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती हैं जो आपकी 12th पे भी निकलती हैं, 10th पे भी निकलती हैं। मैं आपको एलआईसी में भी बताऊंगा, इंश्योरेंस में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेजुएशन, 10th और 12th पे भी वैकेंसीज आती हैं और आप उनका फॉर्म भर सकते हैं, जैसे मैंने एसएससीज में आपको बताया होगा। अब यहां पे जरा इंश्योरेंस में देख लो, तो भाई आपका डबल एओ और एडीओ दोनों के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया इसमें 21 साल से 30 साल तक, इसमें सिर्फ 28 साल तक है। एडीओ में 28 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। स्टेजेस देख लें अगर आप, तो डबल एओ में प्री है, मेंस है और इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट है। सेम आपका एडीओ में भी आपका होगा, प्री है, मेंस है और इंटरव्यू के साथ क्या है, मेडिकल टेस्ट है। तो इसके साथ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए इसमें, मतलब कंप्यूटर के बेसिक इंफॉर्मेशन, एमएस ऑफिस है, उसमें अंदर आप बात करें तो आपका एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आपका पूरा एमएस ऑफिस आपको अच्छे से ऑपरेट करने आना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से आज के टाइम के लिए बहुत बेसिक चीज है। सैलरी की बात करो इसमें तो 40,000 अप्रोक्सीमेट सैलरी होती है, और ये लगभग इसकी बात करें तो 21,865 अप्रोक्सीमेट डेटा बता रहा हूं, ये आपकी सैलरी हो सकती है। तो मतलब कुल मिला जुला के बात करें तो इसमें समझने वाली बात ये थी, ग्रेजुएशन एज और आपका
क्राइटेरिया कि आपको किस तरह से कहां कहां पे जाके एग्जाम निकालना है। उसके बाद बात करेंगे लास्ट हमारा किस पे, सैलरी पे। बहुत लीस्ट है और उसको प्रायोरिटी रखना भी नहीं है, सिलेक्शन प्रायोरिटी रखो, सैलरी तो मिल ही जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको एडीओ और डबल एओ की कहानी समझ में आई होगी कि बेसिक चीजें एज ए स्टूडेंट अगर बात करें, किसी स्टूडेंट को बेसिक जानना है तो भाई बेसिक ये है। इतनी सारी चीजें आपके सामने अगर हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। जरा आगे की बात करेंगे इसके अलावा। अब दूसरा एग्जाम अगर बात करो, इसके अंदर ईएसआईसी का है। ईएसआईसी ये एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम बन के उभरा है अभी। पॉपुलर क्यों? क्योंकि ईएसआईसी के अंदर 10th वाला बच्चा भी फॉर्म भर रहा, 12th वाला भी फॉर्म भर रहा और ग्रेजुएशन वाला भी फॉर्म भर रहा, तो शायद ये पॉपुलर हो गया। सभी लोगों के लिए ईएसआईसी यहां वैकेंसीज डिक्लेयर करा। जैसे बात करूं यूडीसी की, अपर डिवीजन क्लर्क, एमटीएस आपका मल्टीटास्किंग और तीसरा है स्टेनोग्राफर। तो अगर आप इनमें क्वालिफिकेशन देखेंगे तो यूडीसी के लिए आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। एमटीएस के लिए देखिए सिर्फ 10th पास अगर आप हैं तो आपका हो जाएगा। स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? 12th पास होना चाहिए, 12th पास आउट की डिग्री होनी चाहिए, या कह सकते हैं 12th पास आउट का डेटा होना चाहिए। तो आप ध्यान रखना कि जिनका ग्रेजुएशन है वो तीनों फॉर्म भर सकते हैं, जिनका सिर्फ 12th है वो 2 फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जिनका 10th है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। मतलब फॉर्म यहां पे सब भर सकते हैं। शायद ये वैकेंसी इसलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अब बात करें किसकी? एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया देखो ध्यान से, यूडीसी की एज क्राइटेरिया 18 से 27 है, एमटीएस की 18 साल से 25 साल तक है और स्टेनोग्राफर की 18 से 27 है। तो कुल मिला जुला के 18 साल से यहां पे आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं, 25 साल तक, 27 साल तक, ये आपका एज क्राइटेरिया दिया गया। बात करें स्टेजेस की, तो स्टेजेस में देखो आपका इसमें प्री होगा, मेंस होगा और एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा यूडीसी में। इसके साथ साथ आपका देखा जाए तो एमटीएस में प्री और मेंस होगा, सिर्फ प्री और मेंस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और स्टेनोग्राफर में फेज 1 फेज 2 होगा, स्टेनो टेस्ट भी यहां होता है भाई। फेज 1 फेज 2 मतलब प्री मेंस काइंड ऑफ कह सकते हैं, यहां पे आपका स्टेनो टेस्ट भी होता है। तो ये आपका क्या है, स्टेजेस हैं एजुकेशन की, कह सकते हैं कि अगर क्वालिफिकेशन एजेस की बात अगर बात करूं तो कंप्यूटर स्किल डेफिनेटली तीनों में होनी चाहिए। कंप्यूटर स्किल आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। स्किल मतलब फिर से बता रहा हूं, टाइपिंग आपका अच्छा हो, आपके साथ साथ अगर बात करें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की बात करें, अगर दूसरी बात करें आपको एमएस ऑफिस में कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो कुल मिला जुला के ये अपनी कहानी है। सैलरी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है यहाँ पे। सैलरी काफी अच्छा अमाउंट आपको मिलता है 31,000 और ये फ्लक्चुएट होता रहता है, बढ़ता ही रहता है। इसमें अलाउंसेस जुड़ जाते हैं। ये देखो 18,000 है, 10th पास करने के बाद भी आपको 18,000 गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है, ये अच्छी बात है। और यहाँ पे स्टेनो की 25,000 है। ये सैलरी जो है वो अलाउंसेस पे भी डिपेंड करती है, अलाउंसेस भी इसमें जुड़ते हैं, तो अच्छा खासा अमाउंट आपको यहां मिल जाता है। समझ में आई बात? सैलरी फिर से कहूंगा लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना है। सबसे पहले फोकस किस पे करना है हमको? हमारी कैटेगरीज पे। कैटेगरीज मतलब क्या? हमको ये एग्जाम में प्री कैसे क्वालिफाई करना, मेंस कैसे क्वालिफाई करना। आजकल तो 10th के एग्जाम में भी बहुत कंपटीशन है। एमटीएस का फॉर्म भी देखो सब लोग भर रहे हैं। आजकल 10th का स्टूडेंट भी अवेयर हो गया, आप भी मेरे ख्याल से अवेयर होंगे। तो जल्दी से अगर आपने इन तीनों कैटेगरीज में से कोई कैटेगरी को चूज करना है तो लग जाओ, क्योंकि हर साल ईएसआईसी आपको वैकेंसी देता है और 100% देता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे ईएसआईसी के बाद। तो ईएसआईसी के बाद दूसरे एग्जाम्स पे अगर हम कवर करें तो अब बात करते हैं किस पे? देखो यहां पर अगर बात करेंगे किसकी, तो आपका द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, या कह सकते हैं कि एनआईएसीएल। ठीक है, एनआईएसीएल एग्जाम की बात करेंगे तो एनआईएसीएल एग्जाम के अंदर अगर बात करें तो 2 तरह की पोस्ट आती हैं। एक आती है हमारी एओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और एक होती है हमारी डबल एओ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, या दूसरी भाषा में कहें कि एओ मतलब ऑफिसर रैंक है और डबल एओ मतलब आपकी क्या है, क्लर्क लेवल की जॉब है। क्या क्राइटेरियाज हैं जरा इसको देख लेते हैं। ये सारी की सारी वैकेंसीज आती हैं एग्जाम में और बहुत आती। मैंने उन्हीं एग्जाम्स को उठाया है जिनकी वैकेंसी जो है वो कंटिन्यूसली आती रहती, ताकि आप एकदम श्योर हो जाओ कि यार प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो प्रिपरेशन का कितना बेनिफिट मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप नोटिस करेंगे तो बैंक और इंश्योरेंस का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, क्राइटेरियाज ऑलमोस्ट सिमिलर होती। तो आप ये दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग का फॉर्म भर रहे हैं तो आप इंश्योरेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो जरा समझना ध्यान से, मैं अगर बात कर रहा था कैटेगरीज और उनके क्वालिफिकेशंस की, तो ये देखो क्वालिफिकेशन में आप नोटिस करो कि सब जगह यही मांग रहा है ग्रेजुएशन, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, एओ के लिए आपका ग्रेजुएशन 60% होना चाहिए भाई। लेकिन अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपका ग्रेजुएशन कितने से होना चाहिए, 55% है। तो ग्रेजुएशन में बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी। हालांकि डबल एओ में ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ ग्रेजुएट हो,
किसी भी स्ट्रीम से हो, कितने भी परसेंटेज से हो, मैटर नहीं करेगा, आप ग्रेजुएट हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। अगर यहां बात करें किसकी, एज की, तो एज क्राइटेरिया जो है यहां पे स्टूडेंट्स वो क्या है, 21 to 30 है। 21 से 30 का एज क्राइटेरिया यहां पर 21 साल से लेके 30 साल तक पेरेंट्स आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इसमें भी देखो आप, तो 21 to 30, तो एज क्राइटेरिया स्टूडेंट्स अगर मैं बोलूं आपसे कि 21 साल से लेके 30 साल तक का डेटा इसमें दिया जाता है, और 21 से 30 एक बहुत अच्छा और कह सकते हैं सबसे परफेक्ट टाइम होता है गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए। तो सभी लोग जो प्रिपरेशन करते हैं वो 21 to 30 वाले ही करते हैं ज्यादातर, तो यह फॉर्म आप भर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन आपका कैटेगरी वाइज रहेगा। स्टेजेस की बात करें तो एओ के लिए आपको प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा, मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। भाई अगर ऑफिसर लेवल पे जाना है तो इंटरव्यू तो देना पड़ेगा ना, तो ये चीज हो जाएगी। इसके अलावा अगर डबल एओ की बात करूं तो इसमें आपको सिर्फ प्री और मेंस देना है, सिर्फ प्री दीजिए, मेंस दीजिए, खत्म। इसके अलावा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। लेट्स सी, सैलरी की बात कर लें। अगर सैलरी देखो यहां पे बहुत ज्यादा देता है ये, NIACL में 60,000 अप्रोक्सीमेट सैलरी जाती है, और डबल एओ की सैलरी देखो ऑलमोस्ट 33,000 के आसपास जाती है। तो सैलरी एक बहुत बड़ा इशू नहीं है, इशू है कि आपको वहां तक पहुंचना कैसे। पूरी तैयारी के साथ हम आपके सामने आएंगे और पूरी तैयारी के साथ आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, बस आप ऐसे ही बने रहिए, इस तरह से बने रहिए कि आप अपने सिलेक्शन के लिए बिल्कुल डेडिकेशन दिखाइए और अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करिए, और आज नहीं तो कल सिलेक्शन लेना है, इस मोटो के साथ हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि सिलेक्शन ही हमारी प्रायोरिटी, आपका सिलेक्शन सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। एज अ टीचर अगर बात करूं तो देखो भाई, अगला एग्जाम देख लेते हैं, NICL। ये बेसिक वो एग्जाम्स होते हैं, ये बेसिकली वो एग्जाम्स होते हैं जो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। NICL की बात करूं अगर मैं, तो NIACL अलग होता है, और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये NICL है, ठीक है। NIACL मैंने बता दिया, अब NICL की बात कर लें तो इसमें भी देखो सेम सिमिलर सब कुछ रहता है। ग्रेजुएशन विद 64% और 55% ऑलमोस्ट सिमिलर है। एओ डबल एओ होता है, इसमें भी आपका क्या बोला गया, ग्रेजुएशन जो होगा आपका सिमिलर ही चलता है, मतलब बस आप ग्रेजुएट हो, ठीक है। यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, यहां पे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है। एज क्राइटेरिया यहां पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 21 से 30, यहां भी 21 से 30 है, ठीक है। और अगर प्रोसेस देखो तो ये भी आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू चलता है, यहां पे भी प्री और क्या चलता है, मेंस होता है। सैलरी थोड़ा अलग हो जाती है। सैलरी अगर बात करें NICL की तो 51,000 होती है किसकी, एओ की, और डबल एओ की कितनी हो जाती है, 33,000। सैलरी थोड़ा सा अलग हो जाती है, बाकी सिमिलर चीजें हैं जो आपका NIACL में है वही NICL में, दो अलग अलग चीजें, ध्यान रखना यहां पे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ कहानी सिमिलर है, बस चेंज यहां पे सैलरी है, तो आप इसके लिए भी आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, अगर बात करें किसकी, NIACL की, या बात करें हम NICL की, या बात करें LIC की, या बात करें आपकी ESIC की, ये कुछ वो एग्जाम्स हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जाम यही वाले आते हैं, तो आपको इन पर बहुत फोकस करना है। तो उम्मीद करता हूं आज की कहानी आपको समझ में आई होगी कि सबसे अच्छी बात यह रही कि हम लोगों ने पहले अच्छे से एग्जाम को समझा, अब इसके बाद इनके सिलेबस पे काम करेंगे, फिर इसके बाद हम इनके कंटेंट पे काम करेंगे, फिर इसके बाद हम इनके पूरे प्रॉपर हर सब्जेक्ट के आपको प्री की अलग, मेंस की अलग प्रॉपर कंटेंट देंगे, और आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक आपको उस एक मुकाम तक ना ले जा पाए जहां से आपने अपनी जर्नी शुरू की थी, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी सेशन अच्छा लगा, थोड़ा भी आपके काम की चीजें मिली, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर कर सकते हो तो शेयर करना, और प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी वैकेंसीज हैं, अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी वैकेंसी हैं वो सारी की सारी यहां पे आपको फ्री में से पढ़ाई जाएंगी, मतलब पूरा का पूरा डेटा जो होगा वो फ्री होगा। सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो ये मैग्नेट ब्रेन्स जो है आपको सारा डेटा फ्री देने जा रहा है, तो बिल्कुल तैयार हो जाओ। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे, SSC की तैयारी कर रहे, रेलवेज की तैयारी कर रहे, या और भी किसी स्टेट या सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे, तो याद रखना कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, प्री और मेंस दोनों का। तो बिल्कुल जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों तक इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप अच्छे से इस चीज को समझे होंगे और आगे भी इसको अच्छे से अप्लाई करोगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।